Okay, in previous class we have discussed disaccharides and the first example that was maltose, and we have seen the differences between reducing and non-reducing sugars. So some of the like characteristics of reducing sugars are they consist of free anomeric carbon. उनके पास जो भी anomeric carbon है, दो मोनोसेक्राइड्स में से एक anomeric carbon क्या होगा उनके पास फ्री होगा. दूसरा, वो हेमी एसिटल फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, इधर हेमी एसिटल और हेमिकीटल फॉर्म. और दो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक दे कैन हैव इज दे शुड हैव द रिड्यूसिंग एंड. जब हम पॉलीसेक्राइड्स की बात करेंगे, जब ये मोनोसेक्राइड यूनिट्स बहुत ज्यादा होंगी और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स होंगे, तो वहां पर ये समझने की जरूरत है कि रिड्यूसिंग एंड कहाँ पर प्रेजेंट होगा और नॉन रिड्यूसिंग एंड कहाँ पर प्रेजेंट होगा. ये चीज वहां पर याद रखनी है और पूछी भी जाती है. यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर्स बनाए, एक रिड्यूसिंग शुगर की और एक नॉन रिड्यूसिंग की. तो रिड्यूसिंग का एग्जांपल है लैक्टोज और उसके मोनोमर्स हैं गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज. दिस हेयर शोज दैट गैलेक्टोज का एनोमेरिक कार्बन इज इन्वॉल्व्ड and in which form is it is present? It is present in the beta form. It bonds with the fourth carbon of glucose. Is it clear? अगर इसके पास ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो वो क्या है? रिड्यूसिंग शुगर है. अभी हम नॉन रिड्यूसिंग की बात करें तो सुक्रोज है, जिसके मोनोमेरिक यूनिट्स क्या है? ग्लूकोज है और फ्रक्टोज है. अभी सी द डिफरेंस हियर इन दिस बॉन्डिंग टू. This is the simple arrow and this is like reversible arrow pointed towards both ends. This convention here represents that in glycosidic bond, both the carbons that are involved, they are anomeric. और अगर वो एनोमेरिक कार्बन्स हैं तो वो एसिटल या कीटल फॉर्म में चले जाएंगे, तो वो नॉन रिड्यूसिंग हो जाएंगे. उनके दोनों एंड्स क्या होंगे? नॉन रिड्यूसिंग होंगे. अगर वो नॉन रिड्यूसिंग है और कीटल फॉर्म या एसिटल फॉर्म है तो वो स्ट्रेट चेन में वापस नहीं जा सकते. ये रिएक्शन उनकी प्रिवेंट हो रही है. अगर वो स्ट्रेट चेन में नहीं जाएंगे तो वो फर्दर जो कॉपर आयंस हम ले रहे थे उनको उनके साथ रिएक्ट नहीं कर पाएंगे. इज इट क्लियर नाउ? कल यहाँ पर सबको डाउट आ रहा था प्रीवियस क्लास में, अभी समझ आया डिफरेंस कहाँ था? कि यहाँ पर एक एनोमेरिक कार्बन फ्री रह रहा है, जबकि इस केस में एनोमेरिक कार्बन दोनों ही यूज हो रहे हैं. इज इट क्लियर नाउ? तो अनदर एग्जांपल फॉर नॉन रिड्यूसिंग शुगर इज trehalose. I'm writing here. Another example is trehalose, and the monosaccharide units of trehalose are alpha glucose. अभी मैंने एक और नॉन रिड्यूसिंग शुगर का एग्जांपल बताया जो कि है ट्रीहेलोज, और उसकी दो मोनोसेक्राइड यूनिट्स हैं जो कि दोनों ही सेम है. क्या है? ग्लूकोज. और दोनों ही फॉर्म्स में प्रेजेंट है, लिंक हो रही है विद देयर फर्स्ट कार्बन. नाउ टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द polysaccharides. पॉलीसेक्राइड्स को हम ग्लाइकन्स भी बोलते हैं और नेचर में ये अबंडेंट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. लाइक जो भी कार्बोहाइड्रेट्स नेचर में प्रेजेंट होते हैं वो मेनली पॉलीसेक्राइड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. एंड नाउ बेस्ड ऑन द मोनोमेरिक यूनिट्स, लाइक जो भी उनके मोनोमर्स हैं, अगर वो सब सेम है तो दे आर टर्म्ड एज होमोपॉलीसेक्राइड्स.
And if the monomeric units are different, they are termed as heteropolysaccharides. Is this thing clear? In both these cases, they can be either in this like without branching form, or they can consist of branching form. But the difference lies in the monosaccharide units. Is this thing clear? These homopolysaccharides, these are used as storage fuels, or they can act as like structural elements in the cell walls. For example, plants have cellulosic cell wall, like bacteria consist of chitin. These are the examples of homopolysaccharides. And for and the example in heteropolysaccharides is peptidoglycan or the agarose. Now we will see all these polysaccharides one by one. The first one is starch. ओके रिपीट करना सर, क्या रिपीट करना है आशु, कहाँ से रिपीट करूँ? अभी तो बस बेसिक्स ही बताया कि होमोपॉलीसेक्राइड्स जो होंगे उनकी मोनोसेक्राइड यूनिट्स क्या होंगी, सेम होंगी. अगर मैं स्टार्च सेल्यूलोज की बात कर रहा हूँ तो इनमें क्या रिपीटिंग यूनिट्स होंगी, ग्लूकोज की रिपीटिंग यूनिट्स होंगी. ओके डेफिनेशन. Homopolysaccharides are those particular carbohydrates that consist of same monosaccharide units, while in case of heteropolysaccharides, they consist of different monosaccharides units. Now, the first polysaccharides that we have is starch. Starch is made up of glucose polymer, but it consists of different glucose polymers. The first one is amylose, and the other one is amylopectin. ये दोनों ही ग्लूकोज के बने हुए हैं, दोनों में ही रिपीटिंग स्ट्रक्चर्स क्या है, ग्लूकोज है. बट द डिफरेंस इज amylose is less branched as compared to amylopectin, and in case of amylose the linkage is alpha 1,4, while in case of amylopectin again the linkage is 1,4, but branching occurs at alpha 1,6. The molecular weight of amylopectin is high. Is this thing clear about starch? Another polysaccharide, that is, it is glycogen, also known as animal starch. It is present in the muscle cells and in the deposited in the liver. The structure of glycogen
अमाइलोपेक्टिन का ज्यादा होगा। अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन में डिफरेंस क्या है कि इसमें ब्रांचिंग है, ज्यादा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है और रिपीटिंग यूनिट्स है ग्लूकोज की। तो एक से ज्यादा जो भी लेंथ चेन होगी जो कनेक्टेड होंगी वो क्या बना रही है, अमाइलोपेक्टिन। Glycogen, it is the main storage polysaccharides of animal cells, and the structure of glycogen, it is similar to that of amylopectin. Structure is similar to amylopectin. The same, the glucose residues are connected by the linkage of alpha 1 to 4, and the branching occurs at alpha 1 to 6 position. But the difference in amylopectin and hair glycogen is, ये तो ब्रांचिंग थी, यहाँ का लेवल ब्रांचिंग का ज्यादा है, बट यहाँ पर ब्रांचिंग और भी ज्यादा प्रेजेंट है। लिवर, डिपॉजिटेड इन लिवर। In case of glycogen, after 8 to 12 residues, branching is present. Now, when we talk about the reducing and non-reducing ends of glycogen, due to its like branching, if there are n number of chains, n number of branching chains, then the number of non-reducing ends are, I'm writing here, number of non-reducing ends are n plus 1, and reducing end will be single, and reducing end will be 1, or I can say single. ये पॉइंट याद रखना है, जब भी हम कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म देखेंगे तो वहां पर एक पर्टिकुलरली रिएक्शन है दैट इज नोन एज ग्लूकोजेनेसिस। लाइक ग्लाइकोजन से हम ग्लूकोज बना रहे हैं। ग्लाइकोजन में क्या रिपीटिंग स्ट्रक्चर्स हैं ग्लूकोज के। अभी हम ग्लूकोज को तोड़ेंगे, अभी हमें पता है यहाँ पर कि एक ही रिड्यूसिंग एंड है, तो अगर एक रिड्यूसिंग एंड है तो वन बाय वन करके हम ग्लूकोज रेसिड्यूज को तोड़ेंगे और हम ग्लूकोज की फॉर्मेशन कराएंगे। वो हम पूरा प्रोसेस देखेंगे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, ग्लाइकोजन इट इज फॉर्म फ्रॉम ग्लूकोज ओनली, तो सेल में ग्लूकोज को ही स्टोर क्यों नहीं करते? दिस इज सेल, यहाँ पर हम ग्लाइकोजन को स्टोर कर रहे हैं जो कि बना है ग्लूकोज से। व्हाई नॉट स्टोर ग्लूकोज ओनली, ग्लूकोज को ही स्टोर क्यों नहीं कर लेते? यस, वन ऑप्शन इज राइट, ऑस्मोलैरिटी। अगर हम ग्लूकोज को स्टोर करेंगे ड्यू टू द ऑस्मोलैरिटी, उसमें वाटर का इंटेक भी साथ के साथ होगा और सेल बर्स्ट अप हो जाएगा। कोई और अनदर रीजन? अगर हम ग्लूकोज स्टोर कर रहे हैं सेल में, चलो हमने कर लिया ग्लूकोज स्टोर, फिर हम लाइक जो भी खा रहे हैं उससे ग्लूकोज की ब्रेक डाउन हो रही है, और ग्लूकोज की ब्रेक डाउन हो रही है तो वो ब्लड में रोटेट कर रहा है। अगर ब्लड में रोटेट करना, दोबारा से सेल में इनटेक करना होगा, उसकी कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी सेल्स में हाई है, तो हमें फिर से एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी फॉर द एक्टिव ट्रांसपोर्ट।
तो जो भी ये प्रोसीजर होगा, बायो एनर्जेटिक्स होगा सेल की, वो फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड नहीं करती। दैट इज व्हाई ग्लूकोज स्टोरेज फॉर्म में नहीं हो सकता। दैट इज व्हाई ग्लाइकोजन इज चोजन फॉर द स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। There are two factors on which the like storage form is dependent in the cell. The first one is osmolarity. Glycogen, it is insoluble, so it does not disturb that much osmolarity of the cell. But glucose, it disturbs the osmolarity of the cell. If glucose is present in the cell, then it leads to the uptake of water, and water uptake होता रहेगा according to the glucose stored concentration. The cell will swell up and burst. This is the first reason. And the second reason is active transport. अभी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का तो पता होगा ना क्या होते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम सेल के अंदर हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी प्रेजेंट है, बाहर लो कॉन्सेंट्रेशन है, हमें फिर भी सेल के अंदर भेजना है, तो हम क्या स्पेंड करेंगे, एटीपी या और भी किसी फॉर्म में हम एनर्जी स्पेंड करेंगे। यही होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो फॉर एग्जांपल सेल में कितनी भी कॉन्सेंट्रेशन, फॉर एग्जांपल 5 मोलर ऑलरेडी ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन स्टोर्ड है, अभी ग्लूकोज की कुछ कॉन्सेंट्रेशन लाइक 1 और 2 मोलर कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में रोटेट कर रही। Now for this uptake of glucose, this particular concentration into the cell, another energy is spent for this like transport system. That is why glucose is not favored as storage molecule. Next polysaccharide that we have is cellulose. Cellulose is water insoluble substance that is found in the cell wall of plants. The structure of cellulose, it is somehow similar to amylose. I said somehow. अमाइलोज में डिफरेंस क्या है, अमाइलोज में अल्फा 1,4 थी लिंकेज, बट सेल्यूलोज में क्या होगी, बीटा 1,4 होगी लिंकेज। दिस इज द डिफरेंस। अभी सिमिलर कैसे है, लेस ब्रांच्ड एंड मेड ऑफ ग्लूकोज रेसिड्यूज। And it consists of around like 10,000 to 15,000 glucose residues. मोनिका बोले सुनना इतने मोनिका बोले Is it clear? Another homopolysaccharide that we have is chitin. Just try to remember the monosaccharide units and these linkages. Chitin, again, it is a linear homopolysaccharides. It consists of N-acetyl glucosamine residues. It consists of, that is N-acetyl glucosamine
residues. These are present in the exoskeletons of insects and arthropods. And it is the second most abundant polysaccharide. Second most abundant polysaccharide. And which one is the first? मैंने mention नहीं किया. It is very general question. Which one is the most abundant polysaccharide? Cellulose. Yes, right. Cellulose. Now, when we talk about the polysaccharide units, we have peptidoglycan, and peptidoglycan consists of repeating units of this is important. It consists of repeating units of NAM and NAG. What is NAM? It is N-acetyl muramic acid. And what is NAG? It is again N-acetyl glucosamine. Another heteropolysaccharides that we have to discuss is agarose. Have you heard of agarose? Have you heard of like agarose? Yes, agarose gel. जो भी हम like इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं वो सब एग्रोस जेल के साथ ही करते हैं, जेल में रन करते हैं. So agarose consists of D-galactose and 3,6-N-hydro D-galactose. It is again the natural polysaccharides obtained from red algae. जब हम डाइवर्सिटी पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे कि रेड एल्गी से ये पर्टिकुलरली एक्सट्रैक्ट किया जाता है. Just see if you guys have any doubt in like polysaccharides or the carbohydrate unit itself. जा बुला रही मोनिका कितनी बार कह ली Somebody asked me, are structures important? No, structures as such कहीं नहीं पूछे जाते, but structures related questions आते हैं, theoretical questions आते हैं. जो मैंने लास्ट बताया ग्लाइकोजन के बारे में, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग एंड्स, वो क्वेश्चंस आते हैं.
और कोई डाउट है किसी को? ओके, कोई मुझसे रिड्यूसिंग एंड के बारे में पूछ रहा है। देखो, एनोमेरिक कार्बन का कंसेप्ट समझ आया? ये समझ आया एनोमेरिक कार्बन क्या होता है? देखिए, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है वो दो तरीके से फॉर्म हो रहा है। एक तो यूज कर रहा है, एक ये एनोमेरिक कार्बन है, एक ये एनोमेरिक कार्बन है, वो दोनों को यूज करके ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। दूसरा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, एक एनोमेरिक कार्बन ये है एंड सिंपली C4 के साथ कनेक्ट हो रहा है। अभी यहाँ पर तो रिड्यूसिंग एंड्स बचे ही नहीं। यहाँ पर रिड्यूसिंग एंड्स क्या है? इक्वल्स टू 0। अभी यहाँ पर देखिए तो रिड्यूसिंग एंड इक्वल्स टू 1। कैसे? अगर ये C4 है तो इस साइड उसका C1 प्रेजेंट होगा। C1 प्रेजेंट होगा और वो क्या होगा? फ्री होगा। तो ये कॉन्सेप्ट है। और अगर मैं पॉलीसेक्राइड्स की बात करूं तो पॉलीसेक्राइड्स के केस में लेफ्ट हैंड साइड तो सिंपली मोनोसेक्राइड यूनिटी प्रेजेंट होगी। यहाँ पर तो उसका क्या एंड आ रहा है? C4 एंड आ रहा है। C4 एंड के साथ तो वो क्या है? लेफ्ट हैंड साइड इज नॉन रिड्यूसिंग साइड। अभी मैं बात करता हूँ राइट हैंड साइड की। अगर ये टर्मिनल है, ये टर्मिनल यूनिट है, यहाँ से चलते आ रहे हैं मोनोसेक्राइड यूनिट्स, और ये टर्मिनल यूनिट है, तो ये एक राइट हैंड साइड पे एक रिड्यूसिंग एंड प्रेजेंट है। अगर यहाँ पर ब्रांचिंग हो रही है और ऊपर फिर मोनोसेक्राइड यूनिट्स कनेक्टेड है लाइक दिस, अगर फिर से कनेक्टेड है तो ये भी क्या आ गया? नॉन रिड्यूसिंग। अब समझ आया? अगर ब्रांचिंग हो रही है तो फर्दर ये ब्रांचिंग होगी, बट एक कहीं पर तो रिड्यूसिंग एंड बचेगा ना। बस यही चीज सोचनी है। राइट हैंड साइड पे इवन इन केस ऑफ पॉलीसेक्राइड्स एक रिड्यूसिंग एंड बचता है। ओके, अभी एक छोटी सी डेफिनेशन और पूछी गई है बहुत बार। लेक्टिन, lectins, these are proteinaceous in nature and these are proteins, remember this, these are proteins। अभी मैं कार्बोहाइड्रेट्स में लेक्टिन्स को बता रहा हूँ। ओके, मैं बताता हूँ आपको गुंजन। लेक्टिन्स को मैं कार्बोहाइड्रेट्स में बता रहा हूँ, बट लेक्टिन्स आर प्रोटीन्स। यहीं पर लिख लो, दीज आर प्रोटीन्स, but these are special proteins that specifically binds to carbohydrate residues. And these are found in all organisms and they have high specificity. Okay, have you heard of selectins? Have you guys ever heard of selectins? ये सुने हैं कभी?
Okay. Just know that selectins, these are the special lectins that are present in the plasma membrane. These are present in the plasma membrane. These are lectins and these are present in the plasma membrane, and their function is cell-cell recognition and adhesion. Cell-cell recognition and adhesion. जब तुम ब्लड चैप्टर पढ़ोगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में, तो वहां पर ब्लड सेल्स होते हैं ल्यूकोसाइट्स, जो कि लाइक किसी इंजरी पर या इन्फेक्शन पर ब्लड जो फ्लो होता है उसमें से निकल के साइट ऑफ इंजरी पर जाते हैं. ओके, जस्ट एक जनरल बता रहा हूँ. जब भी कुछ भी होता है, कोई भी इंजरी होती है, हमें सबसे पहले क्या फील होती है? रेडनेस, और पर्टिकुलर उस स्पॉट पर हीट हीट जनरेट होती है. ये सब किसकी वजह से होती है? जो भी ल्यूकोसाइट्स ब्लड में फ्लो कर रहे थे, वो पर्टिकुलरली साइट ऑफ इंजरी या साइट ऑफ इन्फेक्शन पर जाकर इकट्ठा हो जाते हैं. और वो काम कौन करवाता है? सिलेक्टिन्स करवाते हैं. ल्यूकोसाइट्स ब्लड में फ्लो कर रहे थे, बट दे विल बाइंड टू दीज पर्टिकुलर सिलेक्टिन्स. थोड़ी एडिशन होगी, उनकी मूवमेंट को स्लो करेंगे, एंड द बाय द प्रोसेस नोन एज डाइपेडेसिस वे अपनी पर्टिकुलरली जिस भी चीज में फ्लो कर रहे थे, पर्टिकुलरली द आर्टरी, उससे बाहर निकलेंगे और इन्फ्लामेशन साइड पर चले जाएंगे. ये चीज प्रोसेस थोड़ा समझ आया? राइट इन चैट बॉक्स, थोड़ा नया है ये. इट इज द प्रोसेस बाय विच, लाइक ये जो आर्टरी है इसमें से उनका बाहर निकलना, दिस इज द डाइपाइडेसिस. अभी कोई मुझसे पूछेगा कि हम लेक्टिन्स पढ़ रहे थे, और लेक्टिन्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं जो कि किससे बाइंड करते हैं? कार्बोहाइड्रेट से. अभी ल्यूकोसाइट, ये तो एक सेल है, ल्यूकोसाइट में कहाँ बाइंड कर रहे हैं? ल्यूकोसाइट्स पर जो उनकी मेम्ब्रेन्स होती है. मेम्ब्रेन्स कंसिस्ट ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स. ग्लाइकोप्रोटीन्स मींस दे कंसिस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट रेसिड्यूज बाइंड्स विद अनदर प्रोटीन्स. और उन जो कार्बोहाइड्रेट रेसिड्यूज थे, उनको कौन रिकॉग्नाइज करेगा? सिलेक्टिव. Not really the glycoconjugate, it is a protein. Lectins are proteins. ये एक एग्जांपल था, मैं दूसरा एग्जांपल देने की ट्राई कर रहा हूँ. There are two peptide hormones that are luteinizing hormone and thyrotropin, जो कि ब्लड में सर्कुलेट करते हैं, एंड देयर concentrations are checked by particularly the lectins. And these receptors, or these lectin receptors, these are present in the hepatocytes, and based on their half life they are called upon by these lectin receptors and destroyed. ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट के साथ बाइंड होने के बाद जो उनकी मूवमेंट थी ब्लड फ्लो में, वो स्लो की गई.
स्लो की गई ताकि फिर वो उनको बाहर निकाल सके। एक्सट्रावेंशन बोलते हैं उस प्रोसेस को। अभी मैंने एक और एग्जांपल दिया है, दैट इज ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड थायरोट्रोपिन। These are peptide hormones. What is the meaning of peptide hormones? Means they are proteinaceous in nature and they consist of peptide bonds. These are secreted by pituitary gland. अभी ये प्रोसेस बताया जा रहा है कि ये ब्लड में फ्रीली सर्कुलेट करते हैं, बट इनकी जनरली हाफ लाइफ होती है। मींस ये कब तक ब्लड में फ्लो करते रहेंगे, उसके बाद इनको डिस्ट्रॉय भी करना होता है। अगर डिस्ट्रॉय नहीं होंगे तो पर्टिकुलरली इनकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज ही होती रहेगी। तो डिस्ट्रॉय कौन करवाता है? लेक्टिन रिसेप्टर्स डिस्ट्रॉय करवाते हैं। और ये लेक्टिन रिसेप्टर्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? हिपेटोसाइट्स। What are hepatocytes? Hepatocytes are liver cells. अब समझ आया कुछ? अभी इस डिस्ट्रक्शन के बाद पिट्यूटरी को सिग्नल मिलेगा कि ये दोनों की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई है, कम हो गई है, तो फिर से सीक्रेट कर देगा एंड दिस साइकिल विल लाइक गो। इज इट क्लियर नाउ? Write in chat box if you guys are having any issues. ये स्लाइड रिपीट कर, सही नहीं आ रहा समझ। थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड रखो, ये सब तुम्हें पढ़ना है कि पेप्टाइड हॉर्मोन्स क्या होते हैं। ये हॉर्मोन्स का चैप्टर है, अगेन ह्यूमन फिजियोलॉजी में है, लेकिन मैं जितना जानना है सब बता रहा हूँ। लेक्टिन्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। ये बात समझ में आई? अभी प्रोटीन्स होते हैं और ये बाइंड करते हैं किससे? कार्बोहाइड्रेट रेसिड्यूज से। दीज आर द पेप्टाइड हॉर्मोन्स। दे आर सीक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड एंड इनकी कॉन्सेंट्रेशन को चेकअप करते हैं कौन? दीज लेक्टिन रिसेप्टर्स। ये इनके साथ बाइंड होंगे और हिपेटोसाइट में उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे। एंड और थोड़ा सा डिटेल में जानना है तो इन दोनों के एंड पर मैं लिख रहा हूँ, नहीं आ रहा तो लोगों को मैं लिख दे रहा हूँ। इनके एंड पर दे हैव एन लिंक्ड ओलिगोसैकेराइड, दैट इज एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन। अब कुछ समझ आ रहा है? ये दोनों पेप्टाइड हॉर्मोन्स हैं, इनके पास एक ओलिगोसैकेराइड है जो कि बना हुआ है इससे, और इसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे दीज लेक्टिन्स और वो इनके साथ बाइंड होके हिपेटोसाइट्स में लेकर जाएंगे और इनको मार देंगे। So this is the last topic of our carbohydrates unit.
From tomorrow, we will start lipids. So thank you all. That's all for today.